गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। एसएससी स्टेनोग्राफर का है आज ये सेट नंबर 4। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। स्टेनोग्राफर का ये सेट नंबर 4 है। इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी पिछले दिनों कुछ प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो में कि सर वॉइस अच्छा नहीं आ रहा है, फैन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई, क्योंकि घर पे फंसे हुए हैं आजकल, कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं, सेंटर तक भी नहीं जा पा रहे हैं। सो घर में फैन में चलेंगे, बच्चे ही बोल लेंगे, थोड़ी दिक्कत तो होंगी। हालांकि मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके, लेकिन आप लोग बताइएगा किस हद तक हमारी वीडियो में इम्प्रूवमेंट आया है। और थोड़ी स्पीड जो मेरी हमेशा ही फास्ट रहती है, बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी स्पीड बहुत फास्ट रहती है बोलने की, वो एक आदत बन चुकी है। पता नहीं कब छूटेगी आदत, इसका मुझे नुकसान वैसे भी देखने को मिलता है अपने आम लेक्चर्स में भी। लेकिन फ़िलहाल कोशिश यही रहेगी कि आपको क्या बेस्ट से बेस्ट दिया जा सके, उसके ऊपर वर्क चल रहा है हमारा। फिलहाल सेट शुरू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ नंबर ऑफ पॉइंट्स रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द्रविडियन लैंग्वेज इज डिस्कवर्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द होम्स ऑफ द टू रेसेस आर सो फार अपार्ट। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है। यस, गौर कीजिएगा सेंटेंस में। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द होम्स ऑफ द टू रेसेस आर सो फार अपार्ट, ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है। आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट आपको बताना है कि किस पार्ट में यहाँ गलती है। चलिए चलते हैं फटाफट से सेंटेंस को लेकर के शुरुआत करते हैं सेंटेंस से ही। इसका मैं कैमरा ऑन कर लूँ जिससे कि आपको इसकी पूरी बात समझ में आ सके क्या कहना चाह रहा है। बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे, मैं छत पे बैठा हूँ इस टाइम अपनी, आपकी वीडियो के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, चोरी चुपके छत पे बैठ करके वीडियो बना रहे हैं। देखिए रूल है यहाँ पे अ नंबर ऑफ का, अ नंबर ऑफ। आर्टिकल के दौरान मैंने इस रूल को पढ़ाया था आपको, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का रूल। अ नंबर ऑफ लगता है आपका अनिश्चित संख्या के लिए। किसके लिए? अनिश्चित संख्या के लिए। और द नंबर ऑफ लगता है आपका निश्चित संख्या के लिए। किसके लिए? निश्चित संख्या के लिए। सबसे पहली बात तो यही है, ध्यान रखें आप। दूसरी बात, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ये ध्यान रखें आप। यस, ऑफ के बाद आपका हमेशा आता है प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन तो यहाँ दोनों में आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखें आप। दोनों में ही प्लूरल नाउन आएगा। यस, ये ध्यान रखें आप। और इससे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि हम लोग प्रेपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं माना जाता, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पे इसलिए उसने लगाया अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, अ नंबर ऑफ पॉइंट्स उसने लगाया। क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन इसके बाद में इसके हिसाब से तो वर्ब आएगी यहाँ प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी? और अगर द नंबर ऑफ होता तो यहाँ आती सिंगुलर वर्ब। क्या आती? सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस इज, यहाँ पे इज की जगह आर होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था ये भी देख लीजिएगा आप। क्योंकि यहाँ पे अ नंबर ऑफ के बाद में, अ नंबर के बाद में ऑफ पॉइंट्स, ये कट जाएगा। ऑफ रिजेम्बलेंस ये भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये प्रपोजिशन है। बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द्रविडियन ये भी एक प्रपोजिशन है, लैंग्वेजेस तक कट जाएगा। उसके बाद में इज आप डायरेक्ट देखेंगे तो अ नंबर के हिसाब से यहाँ पे इज की जगह आर होना चाहिए था। यस, तो फिलहाल इस सेंटेंस में गलती चली जाएगी आपके इज डिस्कवर्ड, यानी कि डी पार्ट में मिस्टेक चली जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? ये आपका पैसिव का, यानी कि एक्टिव पैसिव का। नेक्स्ट सेंटेंस एक्टिव पैसिव से है। कह रहा है कि व्हेन बिग टेक कंपनीज ऑन योर फोन दे कुड मेक मनी ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज। यहाँ सेंटेंस में आया है सेकंड फॉर्म, व्हेन के बाद ऑन आया है। क्या है आपका यहाँ पे? ऑन सेकंड फॉर्म। उसके बाद में दे कुड मेक मनी ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज। आपको इसका पैसिव बनाना है। जरा देखते हैं पहला ऑप्शन ही क्या कह रहा है। व्हेन योर फोन्स आर ओन्ड बाय बिग टेक कंपनीज दे कुड मेक मनी ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विस। एक पार्ट को बनाया, दूसरे को नहीं बनाया।
व्हेन यू फोन, यहाँ पे यू फोन की वजह से ये आपका बाहर हो जाएगा हिस्सा, क्योंकि सेंटेंस में है योर फोन और उसने लगाया सिर्फ यू फोन, तो यू की वजह से ये आपका रेस से बाहर हो जाएगा, बी रेस से बाहर होगा। सी पे चलते हैं, व्हेन यू फोन, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका रेस से बाहर, सी भी। डी पे चलते हैं, कह रहे हैं व्हेन योर फोन्स ओन बिग टेक कंपनीज दे कुड मेक मनी ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज। यहाँ सेंटेंस को पैसिव बनाया ही नहीं गया। देखिए पैसिव बनाने का साफ साफ मतलब है, आपको बता दूं मैं, सेंटेंस कोई भी पैसिव कब कहलाएगा, बचपन में आपने क्या पढ़ा उसे छोड़ दीजिएगा, अब आप यहाँ समझिए क्या पढ़ना है। कोई भी पैसिव पैसिव तब कहलाएगा जब उसके अंदर बी की फैमिली में से कोई भी एक हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। बी की फैमिली का आना बहुत अनिवार्य है पैसिव के लिए। बी की फैमिली आपको पता होगी, जरा बोलिएगा मेरे साथ साथ, इज, बोलिए, एम, आर, वोज, वर, और दो एक्स्ट्रा भी हैं, बीन और बीइंग, ये सभी हैं आपकी बी की फैमिली। इनमें से किसी एक का होना अनिवार्य है और साथ में थर्ड फॉर्म हो। अब इनमें से कोई भी एक कहाँ पर है आपकी, फर्स्ट में है आर प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड में भी है लेकिन यू की वजह से वो बाहर हो चुका था, थर्ड में वर बीइंग लगाया, बीइंग की आवश्यकता नहीं बिकॉज बीइंग तब आता है जब आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में ही, ये भी बाहर और डी भी बाहर था, यानी कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचता है ऑप्शन ए। इसके अलावा आप कोई ऑप्शन इसका नहीं लगा सकते। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर। इसमें से किस पार्ट में आपकी ग्रामेटिकली एरर है। एवर सिंस मैरी वन द इलेक्शन शी हैज बीन बिहेविंग एज इफ शी वाज ए क्वीन। सबसे पहली बात तो ये है कि सेंटेंस पूरा पार्ट में चल रहा है, उसने वन लगाया सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद में हैज बीन लगाया, उसके बाद में वोज लगाया। हालांकि वोज लगाना तो सब लोग ठीक था, यस। अब यहाँ पे ये मैरी वन द इलेक्शन कहीं पास कहीं प्रेजेंट, चलिए इसको मैं माफ़ी देते हुए, ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटेंस सिंस से जुड़ा हुआ है। सिंस यानी कि एज ए कंजक्शन यहाँ काम कर रहा है। एज ए कंजक्शन जब सेंटेंस काम करता है सिंस, देखिए ध्यान से इसको भी समझा दूँ पहले मैं, वरना आप कहेंगे सर हवा बना दिया अपने सेंटेंस की। देखिए एक रूल पढ़ा होगा आपने बिफोर का। बिफोर का रूल क्या बोलता है कि इससे पहले वाला पार्ट बनता है परफेक्ट में, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाला पार्ट बनता है सेकंड फॉर्म में। जो हालात यहाँ बिफोर के हैं वही हालात सिंस के होंगे अगर सिंस एज ए कंजक्शन काम करेगा, वही हालात बाय द टाइम के होंगे अगर ये एज ए कंजक्शन काम करेगा। और याद रखें बाय द टाइम मतलब सिर्फ बाय द टाइम ही, बाय के अलावा, इसके अलावा किसी और के साथ बाय टाइम लगा हो, बाय टुमारो, बाय टुडे, ऐसा कुछ भी लगा हो तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा, ध्यान रखना आप। बाय द टाइम से मतलब सिर्फ बाय द टाइम से ही है बस, अगर इसके अलावा किसी और के साथ बाय लगाओ टाइम के लिए, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय टुडे इवनिंग, समझना वो फ्यूचर परफेक्ट है। क्या है वो, फ्यूचर परफेक्ट है। फिलहाल यहाँ पर बाय द टाइम, सिंस और बिफोर, इन तीन को याद रखें, इनके साथ सेंटेंस इसी कंडीशन में बनेगा। यहाँ पे सिंस एज ए कंजक्शन आ रहा है, कैसे पता चलेगा सेंटेंस में ऐसे कंजक्शन है या नहीं है। अगर दोनों तरफ वर्ब हो तो एज ए कंजक्शन है, अगर एक तरफ वर्ब हो तो एज ए कंजक्शन नहीं है वो। तो यहाँ पे सिंस के बाद भी वर्ब है, सिंस के बाद वाला पार्ट सेकंड फॉर्म में बन गया, जरा गौर करें आप। सिंस के बाद वाला पार्ट कैसा बन गया आपका, सेकंड फॉर्म में, और पहले वाला पार्ट बन चुका है परफेक्ट में, हैज बीन, हैव बीन, इसलिए ये सेंटेंस आपका फिलहाल यहाँ पर ठीक है। लेकिन उसने लगाया एज इफ, नेक्स्ट पार्ट में, एज इफ शी वॉज अ क्वीन, सी वॉज अ क्वीन। तो यहाँ ये गलती मुझे नज़र आ रही है। एज इफ से मतलब होता है सेंटेंस को बना रहा है कंडीशनल, जैसे कि सेंटेंस आपका जा रहा है कंडीशनल। जब भी सेंटेंस में आपका कहीं भी एज इफ हो, एज दो हो, आई विश हो, इफ हो, इफ प्लस सब्जेक्ट हो, तो सेंटेंस आपका बनता है हमेशा पास्ट में। इनके साथ अगर लगाना हो तो आप वर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब और प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन। कैसे होगा जरा देख लीजिए इसको भी एक बार स्ट्रक्चर को पूरे को, फिर मैं आपके साथ आगे बढ़ूँ सेंटेंस पे। मैंने कहा इफ आई वर प्लस नाउन, चाहे यहाँ पे आई की जगह कुछ भी हो जाए, ही हो जाए, शी हो जाए, इट हो जाए, यू हो जाए, दे हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको सबके साथ वरी लगाना है। हालांकि यू और दे के साथ तो वैसे ही वरी लगाते हैं, लेकिन अगर ही और शी भी होता तो भी यहाँ वर लगाते हैं। वैसे तो आई के साथ भी वो लगाते हैं भाई। मैंने कहा इफ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मैं डॉक्टर होता, तो इस तरह से सेंटेंस आपका बनेगा। साथ ही साथ ध्यान रखें यहाँ उस कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है वो जो आप कभी ना तो है ना कभी आप हो सकते, तब आप
इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कह लूँगा काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो ना तो मैं हूँ ना मैं अब बन सकता, कम से कम अब मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ये कहना गलत होगा, इफ़ आई वर अ बर्ड ये कहना गलत होगा, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए हम लोग सबके साथ वर्ड लगाते हैं। यहाँ पे इफ एज इफ शी वर अ क्वीन होना चाहिए था, यानी कि इसका डी पार्ट आपका गलत है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 4। डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आपको यहाँ अंडरलाइन पार्ट को करना है सोल्व। आपको बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या गलती है। डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट को ही देखना है और अंडरलाइन पार्ट में आपको बनानी है एरर। देखिए, हालांकि यहाँ पे उसने लगाया है हैज़ बीन। डेनमार्क एक देश का नाम है और ये सिंगुलर माना जाए तो इसके साथ सिंगुलर हो पाएगी, जो कि सही है। इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, इसका मतलब इसको पैसिव बनाया गया है। क्या है समझो, ये एक तरह से पैसिव फॉर्म में चला जा रहा है सेंटेंस। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक वर्ड और आया है जो कि है आपका लॉन्ग। उस लॉन्ग का क्या मतलब है यहाँ पे? लॉन्ग का मतलब है यहाँ पे लंबे समय से। क्या है? लंबे समय से। इस लॉन्ग का मतलब यहाँ पे ये है। तो डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि डेनमार्क को लंबे समय से नियम कानून की देश या कंट्री माना जाता है। फिलहाल मुझे इस सेंटेंस में कोई नज़र नहीं आ रही है गलती, इसलिए सेंटेंस आपका ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ इज सो डैश दैट फॉर मिलेनियल्स द आइडिया ऑफ ए वर्क लाइफ बैलेंस हैज़ नेवर बीन एन एस्पायरेशन लेट अलोन अ रियलिटी। अब यहाँ पे है ये ऑप्शन बेस्ड सेंटेंस। ऑप्शन है आपके पास जो उन्हीं में आपको खेलना होगा और वोकैबुलरी बेस्ड जा रहा है। पहला आपका ब्लड, BLURRED, मोबाइल में होता है, आपको फंक्शन पता होगा। ब्लर मतलब धुंधला, किसी चीज़ का धुंधला होना, ब्लर हो जाना। अक्सर आपने देखा होगा प्रैंक वगैरह की वीडियोस में जो है ये चेहरा जो है ब्लर कर देते हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति इसका चेहरा को ना दिखाना हो। अगला है एम्बिजियस, AMBIGUOUS, एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। जब भी किसी वर्ड में आ जाए एम्बी का मतलब होता है दो, कम से कम दो तो इसका हो। तो एम्बिजियस के दो अर्थ निकलते हो, तो यानी कि अस्पष्ट कह सकते हैं इसको भी, अस्पष्ट। यहाँ थोड़ी सी मेरी हिंदी भी रोंग ही है। अस्पष्ट। उसका जो अगला वर्ड है वो आपका क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब भी हो गया धुंधला। और उसके बाद अगला वर्ड है आपका स्टीमी, STEAMY। ये तो आपको पता ही होगा, मोमोज खाए होंगे आपने, स्टीम मोमोज। स्टीम यानी कि उसके अंदर जब भाप वगैरह भर जाए, यानी कि गर्मी भर देना, उमस भरा, इसको बोल सकते हैं आप स्टीम, यानी कि उमस भरा। मैंने आपको मोमोज की याद दिला करके दिल खुश कर दिया आपका। चलो, मैंने कम से कम आपको यहाँ वीडियो में तो मोमोज की याद दिलाई। यस, तो फिलहाल यहाँ सेंटेंस में क्या हो सकता है? द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ इज सो ब्लर्ड दैट फॉर मिलेनियल्स द आइडिया ऑफ ए वर्क लाइफ बैलेंस हैज़ नेवर बीन एन एस्पायरेशन लेट अलोन अ रियलिटी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से 3 जो हैं आपके सीक्वेंस में नहीं लगे हुए हैं। एक सेकंड दीजिए जरा, मैं अपने चाय का कप निपटा लूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द क्लॉक स्ट्रक (9:15) एज ममता हरिड इनटू द बिग ब्लॉक ऑफ ऑफिस, यानी कि घड़ी में लगभग 9:15 बज चुके थे जब ममता तेजी में ऑफिस की तरफ चली। ये तो सेंटेंस का पहला पार्ट हो गया। शी रिजोल्व टू लीव होम अर्लियर फ्रॉम द नेक्स्ट डे, उसने डिसाइड कर लिया। रिजोल्व का मतलब होता है, देखिए इसका मीनिंग समझ लीजिए, कई बार कुछ लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, क्योंकि री का मतलब होता है अगेन और सोल का मतलब आपको पता ही है, तो सोचते हैं किसी चीज़ को दोबारा हल करना, जबकि इसका मतलब है दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करना, यस, दृढ़ निश्चय करना किसी बात का। तो रिजोल्व करा उसने कि कल से तो मैं जल्दी ही निकलूंगी घर से अपने। अब ये बात तो ही सबसे आखिरी, ये तो क्लियर हुआ कम से कम कि सेंटेंस सबसे आखिरी में जाएगा। आज जो हो गया, कल सबसे आखिरी में जाऊंगा, यानी कि इसका आंसर सी या डी में से कोई एक होगा, तो कंफर्म है।
So she was a few minutes late on the first day of her job. The bus had crawled through the dense traffic. ए के बाद आएगा आपका डी। बस जो है एक घने ट्रैफिक से गुजरती है, इसलिए वह अपने घर से कुछ जल्दी निकली, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अगले दिन वो और जल्दी निकलेगी, यानी कि ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी। आप कहेंगे यार एबीसीडी याद करा रहे हो क्या, वो भी तो सही साथ करा दो। ये क्या सीक्वेंस बनाया आपने ए डी सी बी का, क्या करूँ, दिस इज माई मजबूरी। और ये इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। आपको बताना है कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट इसका ठीक होगा। अंडरलाइन पार्ट ठीक करना है। कह रहा है कि इफ़ यू आर इन चेन्नई, अगर आप हो चेन्नई में, यू कम एंड सी मी। देखिए यहाँ पे बात सब्जेक्ट की पहले हो चुकी है, गौर कीजिए। कह रहा है कि इफ़ यू आर इन चेन्नई, यू कम एंड सी मी। यहाँ इस वाले यू की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बात इसकी पहले हो चुकी है। अगर आप चेन्नई में हो तो और मुझे देखना, यस ऐसे कहना चाह रहा है, कोई मरीज है, कोई बीमार है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस यू की कोई आवश्यकता नहीं है, कम एंड सी मी होना चाहिए था सेंटेंस, सिर्फ कम एंड सी मी। तो यहाँ पे यू कम यानी कि नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो खत्म होगी, ये बाहर हुआ, बी भी बाहर हुआ रेस से, सी भी बाहर हुआ रेस से, सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ डी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 8। यहाँ आपको बताना है इसका डायरेक्ट बनाना है। सेंटेंस इनडायरेक्ट बना हुआ, आपको डायरेक्ट बनाना है इसका सेंटेंस को। क्या कह रहा है कि स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल, राजू सेड दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू सी द ताजमहल। यहाँ आपको दिख रहा है हैड, आपको ढूंढना होगा हैज कितनों में है, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इज एम आर का आप कर देते हैं वॉज, फर्स्ट फॉर्म को बदल देते हैं सेकंड फॉर्म में, हैज हैव को बदल देते हैं हैड में, विल शैल को बदल देते हैं वुड शुड में। यानी कुल मिला के बात यह है कि सेंटेंस पास्ट बनते हैं। अब ये है बात इनडायरेक्ट की, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे कर रहे हैं। हमें सेंटेंस दिखा हुआ है हैड, तो हमें यहाँ पे हैज़ या हैव ढूंढना हो कितनों में है। यस, ये बात आप ध्यान रखें अपने मद्देनजर। सही बोला ना मैंने, मद्देनजर। पहले सेंटेंस में आई हैव लगा, दूसरे में हैड की वजह से सेंटेंस बाहर, और देखते हैं कौन कौन से बाहर हो रहे हैं पहले। तीसरे में हैव की वजह से शामिल, चौथे में भी हैव की वजह से शामिल। अब सेंटेंस क्या था उसको देख लीजिए फटाफट से। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल, राजू वंडर्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, I have always wanted to see the Taj Mahal. He had always wanted to see the Taj Mahal. Standing in front of Taj Mahal, Raju said, I had, ये तो बाहर हो चुका है। यहाँ पे वंडर आएगा नहीं आएगा, यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउटफुल हूँ बस, और कुछ नहीं बाकी चाहिए मुझे सेंटेंस में। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ताज महल, राजू सैड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी द ताज महल। इसका आंसर मेरे राय में सी होना चाहिए, वांटेड की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल सेंटेंस में। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन इजिली प्रिडिक्ट आवर ऑनलाइन बिहेवियर। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस आपके कंडीशंस को पूरा करता है। आपको बनाना है इसका पैसिव, और पैसिव में आपको एक्टिव में दिया गया है कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म कैन प्रिडिक्ट। आपको ढूंढना होगा कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्या ढूंढना होगा? कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुछ एक्टिव पैसिव के रूल मैं आपको रफली बता रहा हूँ, मतलब वैसे तो मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया है पूरा चैप्टर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, उसके बारे में देख लीजिएगा एक्टिव में क्या होगा और पैसिव में क्या हो जाएगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें SAIS होगा तो वो इज एम आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर सेकंड फॉर्म होगी तो वो वॉज वर हो जाएगा। ये बेसिक रूल है, बस इसी से काम हो जाता है आपका। अगर हैज़ हैव होगा या हैड होगा तो इनके साथ बीन लग जाएगा, सबके साथ हैज़ हैव हैड के साथ बीन। अगर विल शैल होगा तो विल शैल के साथ भी लग जाएगा, विल बी शैल बी कुछ भी। यस, तो इन सबके साथ बीन लग जाएगा। अगर आप इज एम आर में से कोई खुद हो, इज एम आर या वॉज वर में से कोई भी एक हो, तो इनके साथ बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएंगे साथ में? बीइंग। बाकी ये तो रहेंगे। बाकी सभी पैसिव में थर्ड फॉर्म तो आनी है, तो पूरी दुनिया को पता है। अब यहाँ पे कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना है, कितनों में है? पहले में है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट है खाली।
ये बाहर हुआ। दूसरे में बी है लेकिन कैन नहीं है, ये बाहर हुआ। तीसरे में वॉज है लेकिन बी नहीं है। फोर्थ में कैन है लेकिन बी नहीं है, ये भी बाहर हुआ। यानी कि ए भी बाहर, बी भी बाहर, सी भी बाहर, डी भी बाहर। अब कौन सा ऑप्शन रखें? एक ऑप्शन मेरी तरफ से रख लो इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ई। जी, सेंटेंस के सभी ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे, जो बात सच्चाई की है, मजाक कर रहा था मैं। सभी ऑप्शन गलत हैं फिलहाल। और ऑनलाइन बिहेवियर कैन इजीली प्रिडिक्टेड बाय, जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर मैं डी लगाऊं। देखो पहले तो बाहर हो ही चुके हैं, यस, ए तो बाहर है क्योंकि बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो कंफर्म है ही। ये भी कंफर्म है कि बाय से पहले भी थर्ड फॉर्म आती है भाई, रूल भी तो कोई चीज़ होती है ना। दो सेंटेंस में चलो अगर मैं, तो वहाँ पे कैन ही गायब कर दिया और ये गलत हो जाएगा। तीसरे में वोस लगा दे, ये रेस से बाहर हो गया। डी में कैन है लेकिन बी नहीं है, या तो ये मिसप्रिंट है या फिर इसका आंसर नहीं है ये। अगर फिलहाल ये मिसप्रिंट है तो डी आंसर लगाऊंगा, अगर मिसप्रिंट नहीं है तो मैं इसका कोई भी आंसर नहीं लगाऊंगा। मैं फिलहाल से कोई आंसर नहीं लगाने वाला हूँ। मेरी तरफ से आप किसी प्रकार की कोई भी इच्छा जाहिर ना करें। सेंटेंस नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहा है कि द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। देखिए ग्रेवयार्ड का क्या मतलब होता है? ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र, कब्रिस्तान, सॉरी माफी चाहूँगा। ग्रेवयार्ड, ग्रेव का मतलब होता है कब्र और यार्ड माने आंगन, इसलिए कब्रिस्तान। क्या हो गया इसका मतलब? कब्रिस्तान। ऐसे होता है आपका एक चर्च यार्ड, इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। हालांकि ये शायद क्रिश्चियंस के लिए लगता है। यस, बरी माना होता है दफनाना, बरी माना होता है आपका दफनाना। फायर, फायर माने चिता, पी वाई आर ई, पी वाई आर ई, चिता। क्रीमेट, दाह संस्कार करना। क्रीमेटोरियम या क्रीमेटेशन, क्रीमेटोरियम जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में शरीर को दाह संस्कार किया जाता है तो उसको क्रीमेटोरियम बोलते हैं, जहाँ किया जाता है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा, थोड़ा सा वर्ड आपको याद हो तो मुझे बताइएगा जरूर। और क्रीमेटेशन इसी से बना आपका, क्रीमेटेशन, दाह संस्कार करना। एक और बड़ा प्यारा वर्ड है SHROUD, श्राउड। श्राउड कौन होता है? कफन। ये सभी के लिए समान है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए है। दूसरी बात समान तो सबके लिए ये भी है कि मरना है सब। तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट कौन हो गया कि रात की शिफ्ट। कैसी शिफ्ट? रात की शिफ्ट, यानी कि रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई काम करना। मेरा एक दोस्त है राजू, जो आंध्र प्रदेश में वाईजैग में जॉब करता है, उसकी ऐसी शिफ्ट बदलती रहती है। वर्किंग एट द टाइम व्हेन एवरीबडी इज रेस्टिंग, द वर्क शिफ्टिंग ड्यूरिंग द नाइट ओपन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM। हो सकता है इसका आंसर यही, क्योंकि रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक यही चल रहा है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं लग रहा है। मैनी ए गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पायरेशन लेक्चर गिवन बाय द नोबल ल्यूरेट। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा हो कि सर थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि टॉपिक क्लियर हो आपका ढंग से तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर मैं बहुत स्पीड से इसको पढ़ाऊँ तो मैं एक सेट आपका आधे घंटे में फिनिश कर सकता हूँ, 1 घंटे में भी फिनिश कर सकता हूँ सर, आंसर बता बता करके, लेकिन मज़ा नहीं आएगा मुझे भी और आपको भी। ये कुछ हैं हमारे साथी जिनको मज़ा इसी में आ रहा है कि सर क्लियर करके पढ़ाइए, चाहे भले आप टॉपिक को 2 घंटे खींच दीजिए, 3 घंटे खींच दीजिए, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए बने हैं आप भी और मैं भी, बस बात खत्म, क्या चाहिए और। यहाँ पे एक रूल आ गया मैनी का, मैं इसको रूल क्लियर कर दूँ। मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। ये यहाँ चाहे मैनी हो या अ ग्रेट मैनी हो तब भी यही रहेगा, या अ गुड मैनी हो तब भी ये रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं अ को देख करके, लेकिन आप अ को मत देखिए, आप तो सिर्फ मैनी को देखिए। बाद में तो मैनी है ना, पीछे से क्या उससे फर्क नहीं पड़ रहा आपको। अगर ये बाद में होता तो दिक्कत होती है। बाद वाला पार्ट मैनी है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। जैसे कि मैंने कहा मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, तो ये सेंटेंस आपको पता चल गया, बहुत सारी लड़कियां वहाँ मौजूद थी। अगर मैनी के बाद यहाँ पे आर्टिकल लगा हो, क्या लगा हो? आर्टिकल। हालांकि एफएससी वो सॉरी आर्टिकल का लेक्चर पढ़ा था मैंने, उसके अंदर ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया। आप आर्टिकल का पूरा टॉपिक पढ़िए, हमारा नोट्स बनाइए खूब अच्छे से, हल्के मत लीजिए आर्टिकल को। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्टिकल बहुत हल्का चैप्टर है या फिर समझ में नहीं आता, जहाँ से पढ़ लिया, बिल्कुल हमारा पढ़ लीजिए, इतनों का पढ़ा एक बार हमारा ही पढ़ लीजिए। टॉपिक अपने व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, आप देखिए एक बार, आपको फायदा होगा। मैनी के बाद अगर लगा हो आर्टिकल ए या एन में से कोई भी एक, तब आएगा आपका सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। नाउन से मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा मैनी अ गर्ल
वॉज प्रेजेंट देयर। तो ये इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस आपका। तो फिलहाल इस सेंटेंस में अगर मैं चलूँ आपको लेकर के, यहाँ पे यही है, मैनी या गर्ल के साथ उसने वर्ड लगाया है, वर्ड नहीं आएगा, यहाँ वॉज होना चाहिए था, तो यानी कि इसका बी पार्ट हो जाएगा आपका फिलहाल रॉन्ग। सेंटेंस नंबर 12 कह रहा है कि इफ़ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू। कह रहा है कि अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है स्कूल में तो तुम्हें पसंद नहीं होना चाहिए कॉलेज भी। फिलहाल यहाँ के सेंटेंस में ध्यान से आपको सिर्फ अंडरलाइन पार्ट देखना है, आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस आपका कंडीशनल है कि आपका सेंटेंस कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब इफ से बना है। अगर इफ वाले पार्ट में इफ़ यू डू नॉट लाइक यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कहूँगा इसको मैं, डूडस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आते हैं आपके, तो नेक्स्ट पार्ट में मॉडल वर्ब का आना अनिवार्य है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि विल का विल, शैल का शैल, कैन का कैन, मे का मे, ना कि विल का वुड और शैल का शुड, और तब जब पीछे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हो। तो यानी कि आपके अंडरलाइन पार्ट में मॉडल वर्ब का आना अनिवार्य है। सबसे पहली बात तो यही है। अब अंडरलाइन वाले पार्ट में मॉडल वर्ब कितनों में दी गई है, यानी कि ए तो हुआ रेस से बाहर, फिलहाल इसकी गुंजाइश नहीं है। बी में अंडरलाइन पार्ट में मॉडल वर्ब नहीं दी है, रेस से बाहर। सी में दिया हुआ है, डी में नहीं है। तो फिलहाल 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 आपके पास मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, सी आंसर लगाना होगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल अगर यहाँ विल होता तो भी ठीक था फिलहाल, लेकिन मॉडल वर्ब तो चाहिए ना। मॉडल वर्ब लगभग सभी एक जैसा काम करते हैं, लगभग सब एक जैसा काम नहीं करती, मतलब अगर ना हो तो फिलहाल एक जैसा काम कर सकती हैं। आपको बनाना है, इसको बताना है कि करेक्ट करना है। द स्टूडेंट वांटेड टू नो वेदर दे कुड पोस्टपोन द टेस्ट अंटिल मंडे। सेंटेंस है आपका वेदर से। अगर वेदर से जुड़ा है तो ये बात कन्फर्म है कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा आपका? हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा साथ ही साथ कुड भी। अगर कुड दिख रहा है तो आपको कैन भी दिखना चाहिए साथ साथ। सबसे पहली बात तो यही है। अब कैन कितनों में है? पहले में शैल है, पहले में क्या है? शैल, इसलिए ये रेस से बाहर। दूसरे में कुड है, कुड का नहीं कैन होना चाहिए था, बिकॉज आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं। थर्ड में कैन है और फोर्थ में फिर विल है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ थर्ड हो जाएगा, और कोई इसका आंसर फिलहाल नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 14 बगदाद रिमेन्स अ profoundly damaged place and for all its license so newness dream city echo many of the city continuing issues। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। चलिए देखते हैं सेंटेंस यहाँ पे क्या कह रहा है। बगदाद रिमेन्स, बगदाद एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ और ये एक जगह का नाम है, इसलिए इसके साथ उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगाया, यानी कि इसको प्रेजेंट बनाया, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। मस्त बात है बिल्कुल एकदम। अ प्रोफाउंडली डैमेज्ड प्लेस, यहाँ पे डैमेज्ड कुछ लोग जो सोच रहे होंगे कि ये सेकंड फॉर्म है, तो मैं आपको बता दूं, अगर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आपको जो भी लगे और वो बिना सब्जेक्ट के हो, विदाउट सब्जेक्ट, अभी कभी भी आपको सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं, वो हमेशा एडजेक्टिव होगी, ये ध्यान रखें आप। कभी भी आपको सेकंड या थर्ड फॉर्म बिना सब्जेक्ट के दिखे तो वो एडजेक्टिव है। तो फिलहाल यहाँ पे एज एडजेक्टिव है डैमेज प्लेस। एंड फॉर ऑल इट न्यूनेस ड्रीम सिटी, ड्रीम सिटी भी यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ड्रीम सिटी सिंगुलर है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि प्लूरल तो उसका सिटीज होता। नाउन में पढ़ाया मैंने आपको ये। मैं भी चाहूँगा नाउन की मैं और वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ समय की पाबंदी की वजह से, क्योंकि एमपी की बुक को ही फिलहाल फिनिश करने का मैंने ठेका ले लिया है। हालांकि मैं लाऊंगा नाउन की वीडियो, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, थोड़ा समय की थोड़ी सी स्थिति ठीक हो जाए, सेंटर खुल जाए एक बार थोड़े से, कि मैं सेंटर जाने लायक हो जाऊँ तो वीडियो बन सकती है आराम से। दिन में वीडियो नहीं बन पाती है, ये आपको पता है। घर में हमारे 4 बच्चे हैं, 2 मेरे भाई के, तो मुश्किल हो जाता है वीडियो बनना। फिर ड्रीम सिटी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए यहाँ पे। इको की जगह यहाँ इकोज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? इकोज, यानी कि इसका फिलहाल डी पोर्शन हो जाएगा रॉन्ग। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, और नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, सॉरी क्लोज टेस्ट। चलो जी। इन लिटरेचर अ ट्रेजेडी इज अ प्लॉट इन विच द हीरो because of some inherent flaws in his or her character dies। एक बार फिर से पढ़िए। इन लिटरेचर अ ट्रेजेडी इज अ प्लॉट इन विच द हीरो, कोमे से कोमे तक को कुछ ना मानूं तो आप कहिए इसको द हीरो डाइज।
इन लिटरेचर अ ट्रेजेडी इज अ प्लॉट इन विच द हीरो डाइज। अब इसको पढ़िए, बिकॉज ऑफ सम इनहेरेंट फ्लॉज इन हिज और हर करेक्टर। ऐसे पढ़िए सेंटेंस को। आगे बढ़ते हैं। Thus, Hamlet, Julius Caesar, Romeo, and Juliet are tragedies. In each of these plays, the dash is either a great man or a man of dash। दिख नहीं रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इन सभी प्लेज में जो डैश है, या तो वो ग्रेट मैन है या फिर अ मैन ऑफ डैश है। अब यहाँ पे बात हो रही है मेन करेक्टर की, अगर देखा जाए तो गौर से देखिएगा। कह रहा है कि दस हैमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट आर ट्रेजेडी। इन ईच ऑफ दीज प्लेस, इन सभी प्लेज में क्या, द डैश कौन, यानी कि बात हो रही है उसकी, जो इसका मेन हीरो है, मेन हीरो यानी कि मेन कैरेक्टर। यहाँ पे 15 सेंटेंस में क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जरा देखते हैं फटाफट सेंटेंस को। ऑप्शन दिए गए, फूल जी नहीं, विलियन जी नहीं, एक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लिटरेचर में एक्टर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो प्रोटोगोनिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है लिटरेचर में। आप पढ़ेंगे लिटरेचर तो पता चलेगा आपको, होंगे कुछ बच्चे यहाँ पे लिटरेचर पढ़े भी, BM में हमारे बच्चे, तो उनको पता चलेगा। मेरे को हम ऑल्सो M में विद इंग्लिश। तो यहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट का इस्तेमाल करें आप, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा B। 15 का आंसर फिलहाल हो जाएगा आपका B। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। प्रोटोगोनिस्ट, हाँ ये रहा आपका सेंटेंस। इन ईच ऑफ दीज प्लेस द प्रोटोगोनिस्ट इज either a great man or a man of dash। 16वां सेंटेंस, साइज, स्टाइल, प्रोमिस या रिचेस। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, और अ मैन ऑफ डैश, और अ मैन ऑफ डैश, गौर कीजिए सेंटेंस में। यहाँ पे 16 सेंटेंस में हम ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है साइज नहीं आना चाहिए, स्टाइल नहीं आना चाहिए, प्रोमिस नहीं आना चाहिए, और रिचेस भी नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आएगा आपका प्रोमिस। क्यों? प्रोमिस मतलब एक ऐसा करेक्टर जो वादा करता हो, यानी कि देखिए कोई भी प्ले है, पहले प्ले ही चलते थे, अब तो फिल्में आ गई हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है समझाना लोगों को। पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ लिखी बातों के द्वारा लोगों को पूरी कहानी समझानी है। यस, बहुत बड़े बड़े प्ले रहे, शेक्सपियर तो आपको पता ही है, महान है, 154 सोनेट लिखी हैं, खूब सारे प्लेज लिखे हैं। मैंने खूब पढ़ा है शेक्सपियर को, खूब पढ़ाया है शेक्सपियर को, लिटरेचर भी पढ़ाना पड़ता है। एम इंग्लिश से हूँ, MA के बच्चे भी आते हैं पढ़ने, BA के भी आते हैं, सब पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पे प्रोमिस जो है कुछ मेन चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है एज अ नाउन। यहाँ पे एक ऐसा समझ लीजिए जो वादा करता हो, अपने गुणों से सबको प्रभावित करने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे वो नाटक में नेगेटिव रोल निभा रहा हो या पॉजिटिव रोल निभा रहा हो। देखिए जैसा रोल प्ले दिया जाएगा, जैसा रोल दिया जाएगा वैसे रोल करना पड़ेगा, तो मजबूरी है। आप ये तो कह नहीं सकते कि इसमें बेकार है, जैसे कि आप रामायण देख के कह लेंगे कि रावण का रोल मुझे अच्छा लगा, रावण बहुत खूंखार दिखाया, रावण बहुत हराम दिखाया, तो ये कहना गलत होगा। उसका रोल था बेचारे का, वो खुद काफ़ी समय तक पछताता रहा अपने इस रोल करके कि मैंने कई बार राम जी को गाली दी है, अभी तक बेचारा पछताता है। लेकिन उसका एक किरदार था, कितना अच्छा किरदार निभाया ये आपको पता है रामायण के अंदर। इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग हिज डैश हाउएवर, अब देखें यहाँ पर सेंटेंस में क्या क्या आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन है डेस्टिनी, पोटेंशियल, लक और फेट। देखिए पहली बात तो यहाँ पे हिज आया, हिज आपका है पॉजिटिव एडजेक्टिव, हिज हो गया, हर हो गया, माई हो गया, ओवर हो गया, योर हो गया और देयर हो गया। ये सभी पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। क्या है सबके सभी? पॉजिटिव एडजेक्टिव। इनके बाद नाउन आना जरूरी है। यस, क्या आना जरूरी है? इनके बाद में नाउन का आना जरूरी है। डेस्टिनी, पोटेंशियल, लक और फेट। देखिए लक और फेट तो नहीं, लेकिन जब कोई नाटक में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से देखता है। क्या करता है वो? क्षमता। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पोटेंशियल। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? पोटेंशियल, यानी कि आपका 17 में आ जाएगा हिज पोटेंशियल। हाउएवर ईच वन स्कम्बल्स टू हिज ट्रेजिक फ्लॉ एंड डैश डाइस अल्टीमेटली, जनरली, क्रूशली, ऑब्वियसली। यहाँ फिर से देखें ऑप्शन को, आप एक बार सेंटेंस भी देख लीजिएगा और ऑप्शन भी एक बार ढंग से देख लीजिएगा। ये आपका सेंटेंस, ईच वन स्कम्बल्स टू हिज ट्रेजिक फ्लॉ एंड डैश डाइस अल्टीमेटली, जनरली, क्रूशली और ऑब्वियसली। देखिए शुरुआत में ही
जिक्र हुआ है मरने का। यस, यानी कि ट्रेजिडी का मतलब ही यही है, TRA, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब ही यही है कि नाटक के अंत में या तो हीरो या हीरोइन में से किसी एक का अंत हो, या कई बार विलन का भी, हालांकि मेनली तो इन्हीं में से किसी एक का होता है। तो अल्टीमेटली डाइज सीजर्स फ्लॉ इन एम्बिशन इज एम्बिशन, हेमलेट इज द इन ability to take action, and Romeo is his tendency to love too much. It might seem it might seem from this highly dashed definition, independent, simplified, undefined, undeveloped. It might seem, यहाँ आपको लगाना होगा कोई एडजेक्टिव वर्ड, हालांकि चारों ही एडजेक्टिव हैं, आपको थोड़ा सा समझ करके सेंटेंस को देखना होगा। यानी कि सेंटेंस में देखिए एक बार फिर से, कह रहा है कि टू टेक फ्रॉम दिस हाईली डैश डेफिनेशन, ऐसे डेफिनेशन जो लोगों को बहुत आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे पहले चल नहीं रहा है, पहले पढ़ के देखना है। इंडिपेंडेंट, सिंप्लीफाइड, अनडिफाइंड, अनडेवलप। देखिए अनडिफाइंड अनडेवलप तो अपना में नेगेटिव है, दोनों वर्ड नेगेटिव हो जाएंगे। ये यहाँ पे क्या लोगों को समझाएंगे आप, जब पहले नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, बी, सिंप्लीफाइड, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से, जितना आसान हो सके उतने आसान तरह से लोगों को समझ में आए बात। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपको 20। But tragedy also dash a central action, a crisis which test the that flow part of the protagonist dash. But tragedy also implodes, imbibes, implies, impings. But tragedy also implies. But tragedy also implies मतलब सांकेतिक कर देना ऐसी चीजें जो आप पढ़ के समझ जाए कि हाँ ये व्यक्ति सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और बाकी जो वर्ड है इम्प्लोड, यानी कि इसका मतलब होता है विस्फोट होना, इम्बाइब ग्रहण करना, इम्पिंज बुरा प्रभाव डालना, ये इसके नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होगा सी, इम्प्लाइज। 20 का प्रोटोगोनिस्ट डैश, प्रोटोगोनिस्ट के डैश से करेक्टर, सोल, हार्ट, या आपको जो लग रहा है। देखिए यहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट की बात हो रही है, यानी कि मेन करेक्टर की बात हो रही है। मेन करेक्टर के लिए यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा सिर्फ और सिर्फ करेक्टर, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोगोनिस्ट हो रहा है। प्रोटोगोनिस्ट करेक्टर that which tests that flawed part of the protagonist character in Julius Caesar. Test comes when Mark Antony presents Caesar with the crown. Hamlet's test, Hamlet का टेस्ट स्टार्ट होता है, comes in the chapel after witnessing his uncle's reaction to the play. Mercutio's dash test Romeo. In all three cases, the protagonists are found dash. The protagonists are found dash. ऑप्शन पे चलते हैं, आपको ऑप्शन देख के क्लियर हो जाएगा। इन सभी में पाया गया है क्या, थ्रेटनिंग, प्रताड़ित करना, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ड्रीमिंग, सपना, या वांटिंग, यानी कि अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश करना। यहाँ पे ऑप्शन का सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा वांटिंग, चाहना कुछ। 22 में वांटिंग, सीजर एक्सेप्ट द क्राउन आफ्टर रिफ्यूजिंग इट ट्वाइस, हैमलेट सीज हिज स्वॉर्ड इंस्टेड ऑफ, जो भी आगे दिख नहीं रहा है, क्लाउडियस, रोमियो मर्डर्स टाइबार्ट इन अ वेंजफुल रेज, डैश द टेस्ट that the flaws might never dash. 23 or 24 before, since, with, without. Hamlet sees his sword instead of dash. Claudius Romeo's murder dabbled in vengeful rage. Without the test. 23 में आएगा आपका विदाउट द टेस्ट, बिना टेस्ट के टेस्ट हुआ इनका। द फ्लो माइट नेवर, माइट यानी कि एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के पास आप लगाए यहाँ फर्स्ट फॉर्म, हालांकि सभी फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के साथ चलेंगे। डेवलप मतलब निखारना, डिपोज मतलब गद्दी से उतारना, रिड्यूस कम करना, सरफेस मतलब बाहर निकालना या उभारना। तो अपने कैरेक्टर को बाहर निकालना या उभारने से है, तो अपनी कमियों को, तो यहाँ पे नेवर, सरफेस यानी कि डी का आंसर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपका आज हिस्सा यहीं तक रोक रहा हूँ, क्योंकि नहीं ये करा सकता हूँ मैं आपको, मुझे लगा था पैराग्राफ शुरू हो गया, माफी चाहूँगा। सेंटेंस 25 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री फॉग स्पीसीज। 25 सेंटेंस देखिएगा। With an extraordinary and large claw-like structure located at the base of the thumb that live on a remote tabletop mountain in the Andes. Scientists have discovered
अ न्यू फोक स्पेसीज। साइंटिस्ट यहाँ पे एज ए प्लूरल स्मॉल हो रहा है, सो साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे उसने हैव लगाया, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप गौर करें, मैं आपको सेंटेंस को पूरा यहाँ लिख के दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे राय में, बहुत अच्छे से मैं समझा सकता हूँ सेंटेंस को। साइंटिस्ट SCIENTISTS जो कि प्लूरल है, इसलिए उसने हैव लगाया, तो ये तो आपका ठीक है। हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री फोक स्पेसीज विद एन extraordinary and large claw-like structure located at the base of the thumb that live on a remote tabletop। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट का, इसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, क्योंकि दैट के बाद जो वर्ब आई है लीव, वो किसके लिए है, सबसे पहले ये जस्टिफाई करना है। देखिए वो सेंटेंस का मेन पार्ट है, छोटी मोटी बात नहीं। वो वैसे समझ लीजिए सेंटेंस में, जैसे कि फिल्म के अंदर कोई हीरो या हीरोइन है, अब कोई बड़ा हीरो या हीरोइन अगर सेंटेंस फिल्म में आ जाए तो उसका अपना रोल जस्टिफाई करना पड़ता है, चाहे उसका रोल भले ही कम हो। दुनिया कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। यहाँ लीव आया है, आपको देखना होगा कि लीव किसके लिए आया है। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ढूंढिए आप पहले, और फिर आप लोग चलिए इसके स्ट्रक्चर पे। विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड लार्ज क्लास स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थंब दैट लीव, यहाँ पे ये अभी तक भी क्लियर नहीं हो रहा है सेंटेंस से मुझे कि किसके लिए लगाया उसने यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट का दिखाई नहीं दे रहा है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री फॉग स्पेसीज, यहाँ पे ये तो फॉग में मुझे कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है। विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि ये प्रपोजिशनल पार्ट है, इसको बाहर निकाल देंगे। एंड लार्ज क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थंब दैट लीव, यहाँ सेंटेंस में नहीं जिक्र हो रहा है कहीं भी किसी चीज़ का, तो मैं सेंटेंस को फिलहाल यहाँ नहीं आंसर बता सकता। यस, आप भी देखें सेंटेंस में यहाँ सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हो रहा कि दैट आया किसके लिए है, क्योंकि दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है नाउन को जस्टिफाई करना, और वो नाउन जस्ट से पहले होना चाहिए। यस, अगर ये थंब के लिए है तो लीव्स लगा सकते हैं, यस, ऑफ द थंब, लेकिन ये कहना मतलब जस्टिफाई सेंटेंस नहीं हो रहा है, बस फिलहाल ये है कि खाना पूर्ति पूरी हो रही है, बस मेरी राय में तो। क्योंकि थंब सिंगुलर है इसलिए लीव्स में करूँगा, तो सेंटेंस में इसका आंसर हो सकता है डी, वरना अभी फिलहाल इस सेंटेंस में कोई भी एरर मुझे नज़र नहीं आ रही है, ना ही मुझे सेंटेंस अभी भी सही लग रहा है। यस, जो बस चल रहा है तो चलो चला रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 26 पे। सेंटेंस है आपका इडियम, आपको बताना है इडियम का क्या मतलब है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से कोई बात सुनना जिससे बात की पूरी जानकारी ना हो, यानी कि जिसे खुद ही ना कुछ पता हो, ऐसे से कुछ पूछना। अब ऑप्शन पे चलते हैं आपके। ऑप्शन है पहला आपका, बिलीव समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉपुलर टेलीविजन चैनल, हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज मैनी फॉलोवर्स ऑन सोशल मीडिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चेटियार सेड टू मी यू मे रिटर्न द मनी नेक्स्ट मंथ। अगर आप गौर करें, सेंटेंस में इस्तेमाल किया उसने मे का। मे को आप, क्योंकि आप बना रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, आपको मे को माइट करना होगा। पहली बात तो यही है, क्या करना होगा, मे को माइट। कितनों में है, ए में नहीं है क्योंकि एम लगा दिया, बी में माइट हुआ है, चलो रेस में शामिल, सी में नहीं है, और डी में माइट हुआ है। ये दो रेस से बाहर, ये दो रेस में शामिल, बी और डी। चेतियार टोल्ड मी दैट आई एम, चेतियार rejected that I might return the money the coming month. Chetiyar exceeded that said to me you may return the money next month। देखिए सेंटेंस में ऊपर कहीं भी नेगेटिव बात नहीं हो रही है, तो आप रिजेक्टेड नहीं लगा सकते, ये भी बाहर हुआ है इससे। आप सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर लगाएंगे डी। फिलहाल आपको बनाना है सेंटेंस नंबर 28। इसकी पैसिव बनाना है, कह रहा है कि रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट एम्प्लॉयज हु हैव फ्रेंड्स एट द ऑफिस आर जनरली हैप्पियर इन देयर जॉब। अब आपको दिख रहा है ऊपर यहाँ पे पहले हैव फाउंड, तो आपको हैज़ हैव प्लस बीन ढूंढना होगा। फिर उसके बाद हु हैव फ्रेंड एट देयर ऑफिस आर जनरली हैप्पियर इन देयर जॉब, तो इसका एक ही पार्ट आप बनाइए पैसिव, दूसरा पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है पैसिव। जरा गौर कीजिए सेंटेंस में, कह रहा है कि रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट एम्प्लॉयज हु हैव फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जो शुरू में दिखा रिसर्चर्स हैव फाउंड, यानी कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना है हैज़ हैव में से कोई भी एक प्लस बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कितनों में दिख रहा है आप पहले से ढूंढिए फटाफट से। यस, जब मिल जाए तब आगे बढ़ जाएंगे फटाफट से। आई कुड बी फाउंड, ये तो गलत हो जाएगा बिकॉज कुड कहीं नहीं है। इट इज बीइंग फाउंड, इज हमारा कहीं जिक्र नहीं हुआ, सी में वॉज आ गया कहीं जिक्र नहीं हुआ, बस आपके तो बल्ले बल्ले हो गई। इसका आंसर डी रहेगा बिल्कुल एग्जैक्ट, इट हैज बीन फाउंड। बाकी जरूरत ही नहीं है कुछ पढ़ने की, ये तो बहुत इजी बना दिया। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, द टीचर हैड हार्डली लेफ्ट द रूम देन द पीपल्स स्टार्टेड एंजॉयिंग, यानी टीचर ने मुश्किल से ही रूम छोड़ा था तभी बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक रूल पढ़ाया था मैंने आपको कल भी, हार्डली स्कार्सली का, शायद सुबह वाली वीडियो में पढ़ाया था। हार्डली स्कार्सली जब सेंटेंस में हो तो आप इनके साथ पेड कंजक्शन लगाएगा हमेशा वैन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेड कंजक्शन का काम हो रहा है, बाकी वो रूल प्ले नहीं हो रहा जो रूल इसका है। यहाँ पे सिर्फ एज ए पेड कंजक्शन है, हार्डली स्कार्सली के साथ वैन, और नो सूनर के साथ लगाते हैं देन। तो यहाँ पे यही गलती है, यहाँ पे उसने देन लगाया है तो ये गलत होगा आपका। यहाँ पे देन की जगह वैन होना चाहिए था, यानी कि इसके फिलहाल ए पार्ट में ही मिस्टेक हो जाएगी। द बुकी सेड अलास आई हैव लॉस्ट ऑल माई फॉर्च्यून, 30 सेंटेंस। द बुकी सेड अलास ही हैड लॉस्ट ऑल हिज फॉर्च्यून, द बुकी लेमेंटेड दैट ही हैड, बिल्कुल हैज़ का हैड होना चाहिए था क्योंकि आप डायरेक्ट सेंटर बना रहे हैं, हैज़ को बदलते हैं हैड में, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट बनता है, तो हैड होना चाहिए था। वो सिर्फ और सिर्फ बी में ही है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 का बी आंसर हो जाएगा। 31 पे चलते हैं। एयर ट्रेवल कैन स्प्रेड अ पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड विद इन डेज, कितने डेज ये नहीं बताया, लेकिन आपको दिख रहा है कैन, तो आपको साथ ही साथ पैसे बनाते समय दिखना चाहिए कैन बी, क्या दिखना चाहिए कैन बी, क्योंकि कैन अगर एक्टिव में हो तो पैसे बनाते समय आपको करना होगा कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। अब या तो फर्स्ट इसका आंसर या डी, अब पेंडेमिक से सेंटेंस बनेगा जो कि अब आपका हो गया रेस से बाहर डी, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। 32 आपका वोकेबलरी बेस्ड है। वोकेबलरी आपके न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है अनेक, आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। अनकाउंटेबल का मतलब इसका पर्यायवाची, स्केर्स कमी, ओकेजनल जो ओकेजनल यानी कि किसी अवसर पर, तो सेवरल मतलब कहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्कार्स कम। आपको बनाना है इसका पैराजम्बल, इकट्ठा करना है सेंटेंस को, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये देखे ध्यान से। ए तो है जमशेदजी टाटा वॉज बोर्न इन 1839 इन ट्रेडिशनल पारसी फैमिली, एक ट्रेडिशनल पारसी फैमिली में पैदा हुए। देन वर्क इन ट्रेडिंग, अब एकदम पैदा होते तो कोई काम करने से रहा। ही वॉज अ ग्रेट बिलीवर इन टेक्नोलॉजी, ये भी कहना गलत होगा। ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन अप्रेंटिस इन हिज फादर, यानी कि इसका ए के बाद होना चाहिए डी, जो कि है आपका ए में भी और बी में भी। ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन अप्रेंटिस इन हिज फादर्स स्टोर। अब उसके बाद देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। अब देन वर्क इन ट्रेडिंग फॉर सम ईयर्स इन चाइना एंड यूके, बिल्कुल इसका बाद बी आना चाहिए। फिर उसके बाद में आप ग्रेट बिलीवर बनेंगे टेक्नोलॉजी के और रेवोल्यूशन के, यानी कि ए डी बी सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस भी आपका पैराजम्बल ही है, पहले इसको फटाफट से पढ़ लीजिए फिर देखते हैं। द कुतुब मीनार इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स इन दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली के प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। वॉज इट जस्ट बिल्ट बाय किंग टू प्लीज हिमसेल्फ और इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट्स कंस्ट्रक्शन, क्या इसको सिर्फ किंग को खुश करने के लिए बनाया गया था या कुछ और कारण इसके पीछे। इट टावर्स ओवर द सिटी लाइक अ सेंटिनल, बट इफ वी लुक एट इट्स हाइट वन वंडर्स व्हाई इट वाज बिल्ड। सबसे पहले ए तो फिट है ही आपका, जो कि आपको दिक्कत नहीं है। ए के बाद कौन सा आएगा, द कुतुब मीनार इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मोन्यूमेंट्स इन दिल्ली, इट टावर्स ओवर द सिटी लाइक अ सेंटिनल, यानी कि ए के बाद सी आना चाहिए, ये कन्फर्म है। उसके बाद में ये भी ध्यान रखें कि डी और बी इकट्ठे आएंगे, क्योंकि बात हो रही है बनाने की, जो डी और बी में है। अब आप देखिए कि ए के बाद सी कितनों में आया, जो कि आपका बी में भी और सी में भी, उसके बाद किसी में भी ए और सी इकट्ठा नहीं है। उसके बाद में देखिए डी बी कितनों में है और आप आंसर लगा दीजिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सी डी बी, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 35 आपका वोकेबलरी बेस्ड वर्ड, आपका प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिबंध लगाना किसी बात पर, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा करना, इसका आंसर नहीं हो सकता। असरेशन सहमति, एक्सक्लूशन किसी चीज़ को बाहर निकालना, और डिक्रीज यानी कमी करना, तो यानी कि इसका आंसर हो जाना चाहिए 35 का
फिलहाल सी, और कोई इसका आंसर नहीं होगा। 36 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देयर इमोशनली इंटेंस कोलैबोरेशन मैक्सिमाइज देयर डैश। मैक्सिमाइज यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, मैक्सिमाइज सेकंड फॉर्म है। आपको इसका बनाना है पैसिव, तो आपको लेना होगा वॉज वर्ब। क्या लेना होगा? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है? कम से कम फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड यानी कि बी। आपको बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। राजा वॉज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी बाय मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 37। अब यहाँ पर गौर कीजिए, राजा वॉज इलेक्टेड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, यानी कि सेंटेंस को लेके जा रहा है पैसिव में। किस में लेके जा रहा है सेंटेंस को? पैसिव में, क्योंकि बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म को आना ये साफ साफ इशारा करता है कि सेंटेंस पैसिव में। एज सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी बाय मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यहाँ एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए सेम, जैसा कि हमने आपको बताया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग दो अलग अलग वर्ड हैं। एंड के बाद आपका आईएनजी फॉर्म है और एंड से पहले सिंपल। अब यहाँ पे वोटिंग की जगह आपको लगाना चाहिए था वोट या वोटेड, तो जाके सेंटेंस ठीक होता, यानी कि इसका ए पार्ट ही हो जाएगा रॉन्ग। आपको बनाना इसका पैसिव। 38 सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि ही क्वेश्चंस द एबिलिटी ऑफ मार्केट्स टू सर्वाइव विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। क्वेश्चंस यानी कि एस या ई एस हमें दिखा सेंटेंस में। क्वेश्चंस में QUESTIONS यानी कि एस या ई एस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ई एस हो तब आप ढूंढते हैं इज, एम, आर में से कोई भी एक, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है पहले ये ढूंढ लीजिए। पहले में वॉज बीइंग है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डी में है, इज प्लस क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फिलहाल। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। द लाइफ साइकिल, 39 सेंटेंस देखिएगा। द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस holds that individuals seek to smooth consumption over the course of a lifetime, borrowing in times of low income and saving during period of big income. The life cycle, लाइफ साइकिल यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है जो कि सिंगुलर है, इसलिए उसने इसका हाथ लगाया सिंगुलर वर्ब। क्या लगाई साथ में उसने? सिंगुलर वर्ब हाइपोथेसिस, जो कि फिलहाल तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। होल्ड्स, सॉरी ये वर्ब नहीं है, होल्ड्स वर्ब यहाँ पे, ये एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस होल्ड्स दैट इंडिविजुअल सिक, इंडिविजुअल दैट के बाद फिर से एक सब्जेक्ट है, फिर से एक वर्ब है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, इससे क्लियर हो रहा है। टू स्मूथ कंज्यूमशन ओवर द कोर्स ऑफ ए लाइफ टाइम, बोरोविंग इन टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ लो इनकम एंड सेविंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिए, सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है दो एक जैसे वर्डों का। पहला है ड्यूरिंग, DURING, दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। दोनों ही समय के लिए लगते हैं, दोनों में से कोई भी एक लगेगा, या तो ड्यूरिंग लगाइए या पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको हमेशा बताया है सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखें आप। सेम फैमिली के अगर दो वर्ड हो तो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ यही किया जा रहा है, इस सेंटेंस में गड़बड़ी हो रही है भैया, या तो आप यहाँ से पीरियड ऑफ हटा दीजिए या फिर ड्यूरिंग। हालांकि ऑप्शन आपको ड्यूरिंग का नहीं दिया गया, आपको पीरियड ऑफ का ही दिया गया है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे बी फिलहाल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पैसेज, आपको यहाँ पर क्वेश्चन से छाटने हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि पहले ही वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, 53 मिनट की वीडियो पहुँच चुकी है। अगर मैं इसको और बढ़ाऊँगा, पैसे पढ़ाऊँगा तो एन आवर क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि फिर पढ़ाना है, फिर क्वेश्चन से भी इसको आपको ढूंढने हैं। तो फिलहाल मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर ये 3 पार्ट में नहीं बढ़ती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आनी चाहिए बात, आपको इजीली समझ में आए तो अच्छा है। आपको आज की वीडियो में हमारी वॉइस क्वालिटी कैसे लगी ये बताइएगा, जिससे मैं इंप्रूव कर। देखिए आप लोग मुझे जब बताते हैं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरा फ़ायदे का ही सोच रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही है, अच्छा लगता है कि जब आप बताते हैं कि सर इसमें ये कमी, इसको ऐसे इंप्रूव कर लीजिए। अभी सुषमा जी हैं, इसमें इन्होंने मैसेज किया कि सर बाकी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है। विमल मित्तल जी हैं, हमारे भारती जी हैं, सन्नी भारती जी, ये तो हर बार कुछ ना कुछ एडवाइस दे के जाती है। विमल मित्तल जी बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्यार करते हैं, इस तरह प्यार करते रहिएगा। और बहुत सारे लोग जिनके मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सभी का दिल से धन्यवाद जो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है बताने की
कि इस वीडियो में आपको आज वॉइस क्वालिटी कैसी लगी, बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आया, और समझाने का तरीका कैसा लगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।